तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 11th के जो फर्स्ट चैप्टर की जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसमें हम लोग आज एक बहुत ही मेन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये रासायनिक संयोजन के नियम या रासायनिक संयोग के नियम कहीं कहीं पर लिखा रहता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसको जानने से पहले मैं कुछ बातें आपको एकदम अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ जिसका एक नाम और होता है, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है द्रव्य। ठीक है, ये नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी मतलब ये किससे बना है, सबसे छोटा इसका कौन सा इकाई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। देखिए, एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं मैं, परमाणु। ठीक है, अब ये जो परमाणु है ये मिल मिलकर कई सारे परमाणु आपस में मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही परमाणु और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन में यही दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, अब रासायनिक संयोग से यौगिकों का बनता है। रासायनिक संयोग जब करते हैं, केमिकल रिएक्शन जब होती है, तो कई सारे यौगिक बनते हैं, कई प्रकार के यौगिक बनते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे कई सारे रिएक्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, आप लोग देखिए ये कैसे कैसे रिएक्शन हो रहे हैं और कैसे कैसे बन रहा है। ये देखिए, कई प्रकार के यौगिक बनते हैं। अब ये जो यौगिक बनते हैं ये 5 तरह के नियमों को फॉलो करते हैं, जिसमें से 4 तो पूरे द्रव्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें से 4 तो पूरी तरह से पदार्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक जो बचता है ये गैसों के ऊपर डिपेंड करता है, ये गैसों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। मतलब सीधी सी बात अगर हम करें तो परमाणुओं से, मतलब द्रव्य जो होता है, पदार्थ जो होता है, वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और परमाणु, बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। यही परमाणु और अणु जाकर के रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और इसी केमिकल रिएक्शन से कई प्रकार के यौगिक बनते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब समझिए, यौगिक बनेंगे तो कुछ नियम को फॉलो करेंगे। अब इसी नियम को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। मेन 5 नियम है, 5 नियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से 4 नियम पूरी तरह से डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, पदार्थ और द्रव्य के ऊपर, और उसमें से एक नियम जो रहेगा वो गैसों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए आप, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परमाणु आपस में संयोग करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है परमाणु आपस में संयोग करते हैं, अणु बनता है, तत्वों, फिर अणु क्या करते हैं, अणु परमाणु भाग लेते हैं और केमिकल रिएक्शन के द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यही यौगिक 4 नियम होते हैं, और 4 नियम में से जो 4 रहते हैं वो द्रव्यों के ऊपर, और एक 5वां नियम जो रहता है वो गैसों के संयोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से नियम हैं ये। तो आगे देखिए, जब मैं आगे बताता हूं आपको, तो ये वो 5 नियम हैं जिनको आपको मेन पढ़ना है। ये वो 5 नियम है जिनको आपको पढ़ना है, जिसमें है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इसको बोलते हैं हम लोग, वो पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट भी इसी को बोलते हैं। फिर तीसरा नियम जो है वो गुणित अनुपात का नियम है। ठीक है, फिर उसके बाद व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपाती का नियम, गेल-उस्टाक का नियम, ये गैसों के ऊपर डिपेंड करता है ये नियम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ये 2 नियम पूरी तरह से आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने आज इस वीडियो को स्किप नहीं किया, पूरा देखा, तो मैं ये 2 नियम आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, जिसमें हम लोग और भी ये जो नियम बचेंगे इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज हम लोग पहले नियम के तरफ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इसको कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो लैंडोल्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रयोग किया था, मैं बताता हूँ वो प्रयोग क्या था। उन्होंने क्या किया, देखिए, उन्होंने एक H आकार का परखनली लिया। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से उन्होंने एक H आकार का परखनली लिया, और एक तरफ उन्होंने क्या ले लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए AgNO3 ले लिया एक तरफ, और एक तरफ उन्होंने ले लिया NaCl।
एक तरफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अब देखिए अभी ये दोनों देखिए, अगर आप इन दोनों को देख रहे हैं तो ये दोनों मिले नहीं हैं, ये आपस में क्या है, मिले हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए अलग अलग रखा गया है, AgNO3 अलग रखा गया है, NaCl अलग रखा गया है, ठीक है। ये लैंडोल्ट का प्रयोग है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने H आकार की एक परखनली ले ली है। देखिए H टाइप का आपको दिखाई देगा ऊपर में, ये वाला जगह देखिए H टाइप का आपको दिखाई देगा। ये H आकार का एक परखनली ले लिया है इन्होंने, और इसका मुंह को दोनों तरफ से इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ से भी यहाँ से भी इन्होंने बंद कर दिया। अब क्या किया इन्होंने, इसको क्या किया, ऐसे करके इन्होंने घुमा दिया, ऐसे करके, और घुमा करके इसको इन्होंने क्या किया है, उल्टा, ऐसे उल्टा रख दिया। अब उल्टा रखने से क्या हो गया, उल्टा रखने से ये जितने भी थे AgNO3 यहाँ से ऐसे पार हुए और NaCl आपस में आकर के, ये दोनों आपस में आकर के क्या हो गए, जुड़ गए। ऐसे यहाँ से ये जुड़ते हैं और ये दोनों बनाएंगे, देखिए AgCl के साथ रिएक्शन करेगा और NaNO3 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका AgCl, जो कि अवक्षेप के एकदम व्हाइट कलर का, जो कलर का प्रेसिपिटेट टाइप का यहाँ पर PPT के रूप में ये क्या हो जाता है, नीचे की तरफ तली में ऐसे बैठ जाता है, ये PPT की तरह यहाँ पर बैठ जाता है, श्वेत अवक्षेप की तरह यहाँ पर बैठ जाएगा। प्लस इसके अलावा जो बनेगा आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट जो बनेगा आपका, ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये बनता है। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, इससे हुआ क्या, देखिए सुनिएगा। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बात को। देखिएगा क्या हुआ कि जब AgNO3, ठीक है, और इन दोनों को क्या किया गया, जब इन दोनों को हमने जब अलग अलग रखा था, ये देखिए जब अलग अलग हम लोगों ने रखा था, फिर भी इसका जो वेट था वो एकदम बराबर था। जब हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको जब हम लोगों ने मिला दिया ऐसे करके, तब भी इनका वेट बिल्कुल एक जैसे हुआ। मिलाने के बाद जब ये चेंज हो गया इसका फॉर्म, उसके बाद भी जब ये क्या बन गया बताता हूँ मैं, AgCl, ठीक है, और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, उसके बाद भी मतलब अभिक्रिया से पहले भी इनका जो वेट था वो उतना ही था जितना इसका। तो ये जो प्रयोग था लैंडोल्ट का, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, इससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया से पहले भी इनका वजन उतना ही था जितना अभिक्रिया के बाद भी। भले जो है पदार्थ देखिए चेंज हो रहा है, यौगिक चेंज हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो इनका वेट था, जो द्रव्यमान था, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से बताता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो ये जो पात्र है, ठीक है, इसमें क्या रखा गया है, देखिए मान लीजिए आपका रखा गया है कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड रखा गया है, और दूसरे पात्र परख नली में ये रखा गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी ये दोनों अलग अलग है और इनका वेट जब नापा गया, तो इनका वेट जब अलग अलग रखा गया था, तो इनका वेट देखिए निकल करके आता है लगभग आपका 25 ग्राम के करीब, 25 ग्राम। अब ये कैसे आया, मैं इसको आगे चल करके आपको और अच्छे से डिटेल दूंगा, ठीक है। दोनों का मिला करके इसका हुआ आपका 14 ग्राम और इसका हुआ आपका 11 ग्राम। ये दोनों को मिला करके टोटल मिला करके आया आपका 25 ग्राम, जब नहीं मिलाया गया था तब। अब सुनिएगा आगे, अब देखिए इसी तरह से एक और हम लोग परखनली लिए हुए हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया, इस परखनली को देखिए वो पूरी तरह से इसके अंदर क्या कर दिया है, उड़ेल दिया है। ये पूरा तरह से ये जा करके पूरा मिल जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल करके बनाते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल करके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। फिर भी इनका वेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इसको भी तौलने पे इसका भी वजन कितना आता है, 25 ग्राम ही आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर भी यही कहने का मतलब है कि अभिक्रिया से पहले भी इनका वेट 25 ग्राम ही था, अभिक्रिया के बाद भी इनका वेट क्या हो रहा है, 25 ग्राम ही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम कह सकते हैं कि देखिए यही चीज बुक में दिया गया है, मैं बताता हूं आपको। द्रव्यमान संरक्षण क्या बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण इसी चीज को बोलता है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान, देखिए कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए, देखिए मतलब कुल मिलाकर के सीधा सीधा इसका कहना ये है कि अभिक्रिया में भाग लेने से पहले भी उनका वजन उतना ही था, द्रव्यमान उतना ही था जितना अभिक्रिया के बाद हो रहा है। तो ये पूरी तरह से द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है, ठीक है। या फिर इसका एक और परिभाषा आप बोल सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यह केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आपने देखा ना, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड अलग था और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग था।
अब देखिए इसका रूप में बदलाव आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट ये बन चुका है, लेकिन परिवर्तन भले हुआ, उनके रूप में परिवर्तन हुआ, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए 25 ग्राम पहले भी था, 25 ग्राम बाद में भी है, सीधी सी बात बोलूं तो ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, मैं कुछ बातें आपको एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। देखिए कभी कभी कोई आपको ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए ये वाटर हो गया H2 प्लस हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया और इनको मिला करके हम लोगों ने वाटर का निर्माण किया, ठीक है, 2H2O, ठीक है, ये बनाया हम लोगों ने। और बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ हम लोगों ने लगा दिया और ये हो जाएगा O2, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर बात को समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 2 2 4 हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान 4 आएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो ऑक्सीजन 2 है तो इसका आ जाएगा आपका 32, ठीक है। अब समझिएगा बात को, यहाँ देखिए आप 32, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा, अगर हम लोग जोड़ दें तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 36 ग्राम, मान लीजिए 36 ग्राम हो गया ये। इधर रिएक्टेंट आपका कितना आ गया, रिएक्टेंट आपका आ गया कितना, 36 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे हम लोग, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2 प्लस हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 1 है तो 16 ऐसे, और अगर हम लोग इसको ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 दूने 4 प्लस 16 दूने 32, मतलब अगर हम लोग इसको भी जोड़ दें तो इधर भी क्या आ रहा है, 36 ग्राम ही देखने को आपको मिल रहा है। अब देखिए क्या होता है, कई जो टीचर्स होते हैं वो बस ये बता देते हैं कि ये देखिए इधर भी 36 ग्राम आ रहा है, इधर भी आपका 36 ग्राम ही आ रहा है, मतलब ये क्या है, मतलब रिएक्टेंट जो है रिएक्शन से पहले भी उतना ही था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही है, तो ये एकदम गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड है पूरी तरह से। आप इस चीज़ को कभी मत मानिएगा कि हाँ इसका रिएक्शन करा दिए हम, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतनी है, रिएक्टेंट जितने हैं उतने ये है। ये केवल बैलेंस करने के लिए बताया जाता है, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि वाकई में रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन हुई है उसमें अभिकारक से पहले भी उतना ही मटेरियल है और रिएक्शन के बाद भी उतना ही मटेरियल है या नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले और मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चन रहेंगे कोशिश करूंगा मैं उसको सॉल्व करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट नियम तो और मज़ेदार है, देखिए एकदम आसान है। देखिए नेक्स्ट नियम है जो है आपका है, नेक्स्ट नियम जो है आपका वो है आपका स्थिर अनुपात का नियम। ये देखिए स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये एकदम सिंपल है यार। देखिए आप जैसे मान लीजिए वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको कई सारे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कई सारे उदाहरण आपको दिख रहे हैं। चाहे आप नल से पानी ले लीजिए, ये नल से पानी ले लीजिए, चाहे समुद्र का पानी ले आइए, चाहे किसी झील का पानी ले आइए, कुएं से पानी ले आइए, तालाब से ले आइए, किसी भी पोखर से या झरना से कहीं से भी पानी ले आइए। पानी का जो मान रहेगा, ठीक है, वो निश्चित रहेगा, निश्चित ही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी पानी ले आइए। ये देखिए आप पानी कहीं से भी ले आइए, इस टाइप के आपके कण दिखाई देंगे। अगर मैं अणुओं के आधार पे देखूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 2। और ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1। तो अणुओं या परमाणुओं के आधार पे देखें तो इसका मान है वो एकदम फिक्स है, 2:1। मतलब दुनिया में कहीं पर भी आप जल देखोगे तो वहां पर अणुओं के आधार पे ऐसा ही मिलेगा, 2:1 मिलेगा। और कहीं कहीं ऐसे भी दे दिया है, देखिए 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, मतलब 2 आ गया। और 1 ऑक्सीजन ऐसा है, और 1 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो कहीं कहीं बुक में 2:16 भी दे दिया है, तो वहां पर घबराना मत, ये भी सही है अपने जगह पे। ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है आपका, ये भी सही है अपने जगह पे, 2:1। ये अणुओं और परमाणुओं की संख्या के ऊपर है, 2 हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन मतलब 1, 2:1। ये अणुओं के आधार पे है, परमाणुओं के आधार पे है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये द्रव्यमान के आधार पे है। देखिए द्रव्यमान में 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, द्रव्यमान, और 2 है तो 2 हो गया।
एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 एकम 16, 2:1। इसको और सरल करेंगे तो कटेगा ये 2 एकम 2 और 2 अट्ठे क्या होता है 16। तो ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं पर, तो घबराना मत, बुक में ये दोनों चीज दिए हुए हैं। तो ये आपके सामने स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, ठीक है। देखिए द्रव्यमान की दृष्टि से भी सदैव निश्चित अनुपात में रहेंगे। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव समान तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें तत्व द्रव्यमान के आधार पर निश्चित अनुपात में परस्पर संयोजित होते हैं। देखिए तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम लोग बात करें तो कोई भी चीज़ आप दुनिया में बनाओ वो फिक्स है, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए, चाहे आप अमोनिया की बात कर लीजिए, चाहे आप वाटर की बात कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं ये इनका मान एकदम फिक्स है। आप दुनिया में कहीं भी जाओगे इनका मान एकदम फिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, एकदम फिक्स आपको मिलेगा। तो ये है आपका स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो ये था इसका लैंग्वेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के नियम लेकर के एकदम आसान तरीके से। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।